Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie The Dark Knight Rises. ये बैटमैन ट्रिलोजी की थर्ड मूवी है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आप इससे पहले की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो उन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी जाकर इन दोनों मूवीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही इस कहानी में मैं आज आपसे कुछ ऐसे फैक्ट्स भी शेयर करूँगा जो कि मेरे और इस बैटमैन ट्रिलोजी के साथ में काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं। मैं भी खुद एक बहुत बड़ा फैन हूँ बैटमैन का और आज उन सभी के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा जो कि इस एक्सप्लेनेशन के एंड में आपको मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग हाईजैक कर लेते हैं और उनका लीडर होता है बेन, जिसके चेहरे पर एक ब्रीदिंग डिवाइस लगा होता है और ये अपने प्लान के मुताबिक एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जिनका नाम होता है डॉक्टर पेवरल उन्हें पकड़ने के लिए उस प्लेन में आया होता है। मिस्टर पेवरल एक ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जिन्हें की न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में सब कुछ पता होता है और इसी वजह से बैन का यह प्लान था कि जब वो उस प्लेन के अंदर जा रहे होंगे तो वो उस प्लेन को अपने गुंडों के साथ में हाईजैक कर लेगा। बेन एक बहुत ही बड़े टेररिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा होता है। ये वही ग्रुप था जिसका नाम था राज अल गुल। इस ग्रुप के लीडर को इस मूवी के फर्स्ट पार्ट के अंदर यानी कि बैटमैन बिगिंस में ब्रूस वेन ने जान से मार दिया था। उनका यह मानना था कि शहर के अंदर जुर्म काफी बढ़ चुका है और अगर जुर्म को खत्म करना है तो पूरे के पूरे शहर को ही खत्म कर देना चाहिए। इसलिए उनके इस अंतिम काम को अंजाम देने के लिए अब बैन आता है और एक शानदार प्लेन चेजिंग सीन के बाद में अब फाइनली बेन डॉक्टर पेवरल को लेकर वहां से निकल जाता है। अब यहाँ पर हमें कहानी में दिखाया जाता है कि जोकर के मरने के बाद में टोटल 8 साल बीत गए। इन 8 सालों में गॉथम सिटी से जुर्म बिल्कुल खत्म हो चुका है। ना ही कोई लूट मार और ना ही कोई गुंडागर्दी अब इस शहर में बची है और इस पूरे काम के पीछे गॉथम शहर ये मान रहा होता है कि ये सारा काम हार्वी डेंट की वजह से हुआ, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनकर जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर अंत में आते आते बैटमैन के थ्रू जान से मारे गए। लोग यहाँ पर हार्वी डेंट को अपना हीरो मानते हैं और साथ ही बैटमैन को एक विलन, और इसके पीछे का रीजन था कि हार्वी डेंट ने जिन पुलिस वालों को जान से मारा उनकी कत्ल का इल्जाम बैटमैन ने अपने सर पर ले लिया था, क्योंकि ये बात अब पब्लिक को पता नहीं थी। इसी वजह से हर कोई अब बैटमैन के खिलाफ था। बैटमैन के ऐसा करने के पीछे सिर्फ रीजन यही था कि लोगों का जो विश्वास जो कि हार्वी डेंट पर है वो कभी ना टूटे। इसी वजह से अब उसकी मौत के 8 सालों बाद में वो कभी लोगों के सामने नहीं आया। मगर अब भी गॉथम सिटी के अंदर एक ऐसा इंसान था जिसका नाम था सार्जेंट जेम्स गॉर्डन, जो कि अब कमिश्नर बन चुके होते हैं। उन्हें इस बात का पता था कि बैटमैन असली कातिल या कोई मुजरिम नहीं, बल्कि वो तो सच्चाई की राह पर था। सारा किया धरा तो हार्वी डेंट का था। आज हार्वी डेंट का 8वां श्रद्धांजलि दिवस होता है, जिसके ऊपर सार्जेंट जेम्स गॉर्डन को सभी पब्लिक के बीच में उनके लिए कुछ बोलना होता है। मगर इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास में उनके कुछ चिट्स होते हैं, कुछ नोट्स होते हैं। वो इस बार बता देना चाहते थे गॉथम सिटी को कि जिसके बारे में आज तक आप लोग गलत सोचते आए थे वो कोई विलन नहीं बल्कि वो तो हीरो था। वो हार्वी डेंट ही था जिसने मेरे बेटे के सर पर बंदूक रखकर उसे जान से मारने की कोशिश करी थी। वो ये सारी बातें आज पब्लिक के सामने उजागर करने वाला था, मगर वो ऐसा करने से रुक जाते हैं क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि अगर उन्होंने ये सच जनता के सामने ला दिया तो पूरी जनता का जो विश्वास हार्वी डेंट पर था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता। वहीं उस पार्टी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि अल्फ्रेड अब वहां पर एक वेटर को खाना देकर कहते हैं कि ये खाना आप ब्रूस वेन के कमरे में जाकर रख दीजिए और उस कमरे को लॉक लगाकर वापस आ जाइए। लोगों का ये मानना था कि 8 सालों से ब्रूस वेन अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। उसके काफी लंबे लंबे नाखून है, वो काफी बूढ़ा हो चुका है और साथ ही अब किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता। और जब वो वेट्रेस खाना लेकर वहां पर पहुंचती है तो उसे वहां पर एक तीरंदाजी का बोर्ड दिखता है। तो वो जैसे उसे देखने लगती है तभी वहां पर ब्रूस वेन पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो वेट्रेस उससे कहती है कि आप ब्रूस वेन है, मुझे तो लगा कि वो कोई बहुत ही बूढ़ा और कमजोर इंसान होगा, मगर आप तो चल उठ सकते हैं। मैंने आपका खाना वहां टेबल पर रख दिया, अब मैं यहाँ से विदा लेना चाहती हूँ। मगर तब ब्रूस वेन उसे कहता है कि जाने से पहले तुमने जो ये नेकलेस पहना है वो मुझे लौटाते जाना, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं, ये मेरी माँ का है जो तुमने अभी अभी जस्ट मेरी तिजोरी से चोरी किया है। मगर तब वहां पर वो वेट्रेस उसे नीचे गिराकर खिड़की से भाग जाती है और तब हमें पता चलता है कि वो कोई वेट्रेस नहीं बल्कि एक चोर थी जिसका नाम था सलीना, और वो वहां से एक अफसर की गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। जब अल्फ्रेड ब्रूस वेन के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं
कि आखिर क्या हुआ इस कमरे में। तब वहां पर ब्रूस वेन बताता है कि यहाँ पर जस्ट अभी एक चोरी हुई है। जिस वेट्रेस को आपने खाना लेकर यहाँ पर आने के लिए कहा था वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक चोर थी और उसने अभी अभी मेरी माँ का नेकलेस इस तिजोरी में से निकाल लिया है। तो अल्फ्रेड कहता है कि क्या आप पुलिस को खबर नहीं कर सकते इस बारे में। तो ब्रूस वेन कहता है कि वो यहाँ पर इस नेकलेस की चोरी के लिए नहीं बल्कि मेरी उंगलियों के निशान के लिए आई थी, जो कि अब उसे मिल गए हैं। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सलीना, जो कि चोर थी जिसने एक रात पहले ब्रूस वेन की फिंगरप्रिंट्स को चुराया था, वो उनको सौदा करने के लिए एक इंसान के पास में पहुंचती है और कहती है कि इसके बदले मुझे पैसे चाहिए। मगर जिस इंसान से वो सौदा करने वाली थी वो इंसान भी काफी ऊंचे लेवल का इंसान था और वो उसे पाकर वहां पर कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमने वो किया जिसकी मुझे जरूरत थी, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। और वो वहां पर अपने गुंडे बुला लेता है। मगर सलीना भी कुछ कम नहीं थी, उसे इस बात का पता था कि वो मुझ पर वार जरूर करेगा, इसलिए उसके पास में ऑलरेडी एक प्लान था और वो उस पुलिस वाले को कांटेक्ट करती है जिसकी गाड़ी में वो बैठकर आई थी। और तभी वहां पर काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं। अब उस आदमी के गुंडों और साथ ही पुलिस वालों के बीच में काफी ज्यादा गोलीबारी होती है। दोनों ही ग्रुप्स आपस में एक दूसरे के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और इसी बीच में मौका पाकर सलीना वहां से भाग जाती है। मगर ऐसा करते हुए उसे कमिश्नर जेम्स गॉर्डन देख लेते हैं और वो उसका पीछा करने के लिए एक टनल में कूद जाते हैं। और जब वो उसका पीछा करते करते उस टनल में आगे जाने लगते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहां पर वो अकेले ही नहीं बल्कि वहां पर तो पूरी की पूरी एक गैंग मौजूद है जो कि अंडरग्राउंड काम कर रही होती है। और तभी वहां पर उसे कुछ लोग पकड़कर राजिल गुल के मेन लीडर यानी कि जिसका नाम बैन होता है उसके पास में लेकर जाते हैं। बेन उन्हें देखकर उन्हें जान से मारने वाला होता है, मगर मौका पाकर वहां से गॉर्डन एक पानी की नहर के साथ में वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन एक सार्जेंट जिसका नाम होता है जॉन ब्लेक, उसे उनकी लोकेशन के बारे में पता चलता है और वो उन्हें लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुंचता है और साथ ही वो उनसे ये भी पूछता है कि आप पर ही हमला किसने किया। तब गॉर्डन उसे बताते हैं कि शहर की नहर के अंदर एक पूरा का पूरा गैंग है जो कि अंडरग्राउंड न जाने कोई एक ऐसी लीगल एक्टिविटी कर रहा है जिससे पूरा शहर सत्ते में आ सकता है। तुम अभी के अभी जाकर इस काम को रोकने के लिए अपनी एक टीम तैयार करो ताकि वो उन गुंडों को रोक पाए। उनकी ये बातें सुनकर अब जॉन को ये लगने लगता है कि अब इस शहर को बैटमैन की जरूरत है और वह सीधा पहुंच जाता है ब्रूस वेन के घर पे और उनसे मुलाकात करता है और कहता है कि मैं इस बात को जानता हूं कि आप ही असली बैटमैन हैं। आप इतने सालों से कहां थे? इस शहर को आपकी जरूरत है। तो ब्रूस वेन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? तब वो कहता है कि मुझे पता है कि बचपन में आप एक अनाथालय में आकर वहां पर पैसा देकर जाते थे, मगर अब वहां पर पैसा आना बंद हो चुका है। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तब वहां पर ब्रूस अपने अल्फ्रेड को पूछता है कि आखिर वो क्या रीजन है जिनकी वजह से अनाथालयों में पैसा नहीं जा रहा है। तो अल्फ्रेड उसे बताता है कि अनाथालयों में पैसा आपकी कंपनी से हुए प्रॉफिट की थ्रू जाता है, मगर अब जब कंपनी नहीं चल रही तो प्रॉफिट नहीं हो रहा और अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो हम वहां पर पैसा किस तरीके से डोनेट करेंगे। इस बात को सुनकर ब्रूस ये डिसाइड करता है कि अब वो घर से बाहर निकलेगा और सबसे पहले वो जाता है एक हॉस्पिटल में और वहां पर जाकर एक डॉक्टर को दिखाता है और कहता है कि मेरे घुटने में प्रॉब्लम है, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं? तो डॉक्टर कहता है कि आपकी घुटने की जो कार्ट्रिज है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है, आपको काफी रेस्ट की जरूरत है। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है और तभी मौका पाकर वहां से ब्रूस वेन खिड़की से कूदकर सीधा उस फ्लोर पे पहुंच जाता है जहां पर कमिश्नर जेम्स गॉर्डन होते हैं और वो अपने मुंह पे मास्क ढककर उनसे उस इंसिडेंट्स के बारे में पूछने लगता है जो कि उनके साथ बीता होता है। तब वहां पर गॉर्डन बताते हैं कि इस शहर की सुरंगों के नीचे एक बहुत ही बड़ी इल्लीगल गैंग काम कर रही है, तुम्हें इसे रोकना होगा। अगर जल्दी उन्हें रोका नहीं गया तो इस शहर पर बहुत ही बड़ी आपदा आ सकती है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक पार्टी चल रही होती है जहां पर सलीना यानी कि वही चोर भी मौजूद होती है। उस पार्टी के अंदर वहां पर ब्रूस वेन भी पहुंच जाता है और जब वो सलीना को देखता है तो उसके साथ में डांस करने लगता है और उससे पूछता है कि आखिर क्या रीजन है जिसकी वजह से तुमने मेरी माँ का हार चुराया और साथ ही मेरे फिंगरप्रिंट्स भी लेकर भाग गई। इस पार्टी में बेसिकली सलीना एक और चोरी को अंजाम देने के लिए आई होती है, लेकिन जब इस बात का पता ब्रूस वेन को चलता है कि सलीना यहाँ पर भी चोरी करने के लिए आई है तो वो उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं यहाँ पर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और साथ ही साथ बातों में वो उससे अपना नेकलेस भी ले लेता है। उसके जाने के बाद ब्रूस वेन को ये पता चलता है कि वो उसका हार तो दे गई मगर जाते जाते उसकी गाड़ी वहां से ले गई। अगले दिन ब्रूस सीधा लूसियस फॉक्स के पास में पहुंचता है जिनके पास में यूनिक डिपार्टमेंट होता है जो कि नई नई चीजों को इन्वेंट किया करते थे। फॉक्स वहां पर ब्रूस वेन को देखकर काफी ताज्जुब में होते हैं और वो कहते हैं कि आखिर 8 सालों बाद आप यहाँ पर आए, जरूर कुछ ना कुछ खास होगा, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। तब वहां पर ब्रूस कहता है कि मुझे एक नए सूट की जरूरत है
और अब उसकी ये बात सुनकर फॉक्स उसे अपनी एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में लेकर जाता है, जहां पर उसने काफी सालों से कई सारी कार्स और कई ऐसे ऐसे सूट्स बना रखे होते हैं जो कि बैटमैन के लिए इन फ्यूचर काम आने वाले थे। और साथ ही फॉक्स ब्रूस वेन को अपना एक नया खिलौना भी दिखाता है जिसे उसने नाम दिया था द बैट। ये एक ऐसा प्लेन और हेलीकॉप्टर का मिक्सचर था जो कि किसी भी जगह रुक भी सकता था और एक फाइटर प्लेन की स्पीड से उड़ भी सकता था। मगर उसमें सिर्फ एक कमी थी, ये प्लेन ऑटो पायलट पर नहीं चलता था, यानी कि हमेशा इसके अंदर एक पायलट का होना जरूरी था। जब ब्रूस अपने घर पहुंचता है तो अल्फ्रेड उसे कहता है कि आप जो काम कर रहे हैं आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आप में वो पहले जैसी बात नहीं रही। पहले आप काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, मगर अब 8 सालों से देखिए आप इस घर के अंदर ही थे, 4 दीवारी के अंदर। अब आप वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे जो आप पहले किया करते थे। तब वहाँ पर ब्रूस उन्हें कहता है कि मुझे इस शहर को बचाना ही होगा, कुछ ऐसा अंडरग्राउंड चल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? तो अल्फ्रेड बताता है कि मुझे उस ग्रुप के बारे में पता चल गया है। उस ग्रुप का जो लीडर है उसका नाम है बेन, जो कि कभी राज अल गुल की लीग ऑफ शेडोज में था, मगर वहां से उसे हेनरी डुकाट यानी कि असली राज अल गुल ने इस टीम से बर्खास्त कर दिया था। अब वो उस टीम के साथ में काम नहीं करता, मगर वो यहाँ पर करना क्या है इसके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। और साथ ही अल्फ्रेड उसे एक बात और बताता है कि बेन अंधेरों से आया है। ये एक ऐसी जेल थी जहां पर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, मगर वही एक ऐसा बच्चा था जो पहली बार उस जेल को तोड़कर भाग निकला था। वहीं अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बेन अपनी पूरी टीम के साथ में गॉथम सिटी की शेयर मार्केट की बिल्डिंग में घुस जाता है और वहां पर गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से हर कोई डर जाता है। सब जने अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप बैठ जाते हैं। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो फिंगरप्रिंट सलीना ने ब्रूस वेन के घर से चुराए थे वो उस बड़े आदमी ने बेन को लाकर दे दी थे, और बेन ने उन पूरे फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके शेयर मार्केट से कम दामों में इतने सारे वेन एंटरप्राइज के शेयर खरीद लिए थे कि अब उसे खत्म होने से कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन जब वहां पर वो पहुंचे थे, उन सभी की एक्टिविटी को रोकने के लिए पुलिस भी बाहर पहुंच जाती है। सबसे पहले तो पुलिस वहां के इंटरनेट का केबल काट देती है, जिसकी वजह से जो वो काम करने वाले हैं वो पूरा काम रुक जाए, मगर फिर भी मोबाइल टावर्स अब भी चल रहे थे। और इसी बात का फायदा उठाते हुए अब वो अपने एक टैकी यानी कि जो आईटी वाला बंदा होता है उसके साथ में एक टैबलेट में एक ऐसा डिवाइस तैयार करते हैं जिसकी वजह से वेन एंटरप्राइज के अब सारे के सारे शेयर खरीदे जा रहे होते हैं। इस बात का पता अब बैटमैन को भी लग चुका होता है और वो अब उनके पीछे लग जाता है। बैटमैन उस इंसान को पकड़ना चाहता था जिसके पास में वो टैबलेट था जिसके अंदर उसके पूरे शेयर्स की ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने वाली थी, मगर जब वो उसका पीछा कर रहा होता है तो उसके पीछे पुलिस भी पड़ जाती है। अब पुलिस को ये लगने लगता है कि जो आज एक्टिविटी हुई है इसके पीछे जरूर बैटमैन का हाथ होगा, क्योंकि 8 सालों से इस पूरे शहर के अंदर कोई भी जुर्म नहीं कर रहा था, और जैसे ही आज ये जुर्म हुआ तो बैटमैन भी सामने आया। हर जगह टीवी में अब ये न्यूज़ दिखने लगती है कि बैटमैन वापस आ गया है, और अब पुलिस वालों का एक ही मकसद बचा था कि उन्हें सिर्फ बैटमैन को जेल की सलाखों के पीछे लेकर जाना है। उसका पीछा करते करते अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, और तब वहां पर एक कमिश्नर अपना माइक लेकर उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, मगर तब बैटमैन अपनी द बैट के अंदर उड़कर वहां से निकल जाता है और हर कोई बस उसका मुंह देखते रह जाते हैं। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सलीना को, जो कि अब उस इंसान के घर पर पहुंची होती है जिसके लिए उसने काम किया था। उसका नाम था डैगेट, और अब वो उसके घर से पैसा चुराने के लिए पहुंचती है क्योंकि डैगेट के लोगों ने उसके साथ में दगाबाजी करी थी। और जब वो उसके घर की तिजोरी को खोलकर देखती है तो वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, मगर तभी वहां पर पीछे से डैगेट आ जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती करी है। बेसिकली सलीना और डैगेट के बीच में एक डील हुई थी। सलीना ने डैगेट को ये कहा था कि मैं तुम्हें ब्रूस वेन के फिंगरप्रिंट्स लाकर दूंगी, मगर इसके बदले में मुझे क्लीन स्लेट नाम का डिवाइस चाहिए। क्लीन स्लेट यानी कि नया दौर। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि किसी भी इंसान के क्रिमिनल रिकॉर्ड को पूरी तरीके से मिटा सकता है। मगर तब डैगेट उससे कहता है कि ऐसा डिवाइस कोई है ही नहीं, ऐसा डिवाइस कभी कुछ काम नहीं करता, मैंने तो सिर्फ तुम्हें पागल बनाया और तुम मेरी बातों में आ गई। और तभी वो अपने गुंडों को बुलाकर उसे पिटवाने लगता है, मगर तभी वहां पर पहुंच जाता है बैटमैन और अब वो सलीना यानी कि कैट वुमेन का साथ देता है और वहां पर मौजूद सभी गुंडों से उसे बचाकर निकाल लेता है। तो कैट वुमेन उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरी मदद क्यों की? तो बैटमैन उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक राज चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम बेन के साथ मिली हुई हो, मुझे बस उसका पता बता दो, इसके बदले में मैं तुम्हें नया दौर यानी कि क्लीन स्लेट लाकर दूंगा। उसकी ये बात मानकर कैट वुमेन उसे जमीन की सुरंगों में ले जाकर सीधा वहां पहुंचा देती है जहां पर बेन की पूरी गैंग होती है। मगर तब हमें पता चलता है कि इसके पीछे भी बेन का हाथ होता है। ये एक प्लान था जिसके जरिए अब बैटमैन उसके पास आ जाता है।
और अब हमें यहाँ पर दिखाई जाती है कहानी की एक शानदार फाइट जो कि होती है बैटमैन और बेन के बीच में। अब यहाँ पर बेन बैटमैन पर हावी होने लगता है क्योंकि पिछले 8 सालों से बैटमैन ने कसरत नहीं की होती है, उसका फिजिक पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है, इसीलिए वो बैन का सामना नहीं कर पाता और अब बैन उसे एक ऐसी जगह पर भेज देता है। ये वही कुआं होता है जहां से कभी कोई निकल नहीं सकता। अब यहाँ पर मैं आपको इस कहानी से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। ये जो पूरी की पूरी जगह यानी कि जो अंधेरा कुआं है, इसकी शूटिंग बेसिकली इंडिया में हुई है। इस जगह का नाम है चांद बावरी, जो कि इंडिया के जयपुर के अंदर आबेनेरी स्टेप वेल के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ उस जेल में कुछ पुराने कैदी भी मौजूद होते हैं जो बैटमैन को ये बताते हैं कि आज से पहले यहाँ पर कई लोगों ने ट्राई किया इस कुएं से अपनी जान को बचाकर निकल जाने का, मगर आज तक उनमें कोई भी सफल नहीं हो पाया, सिर्फ एक बच्चे के अलावा। तो वो उनसे पूछता है कि आखिर वो बच्चा कौन था। तो वहाँ के लोग बताते हैं कि आज से कई साल पहले एक इंसान को उसके जुर्म की सजा देने के लिए यहाँ पर उस कुएं में लाया गया। उसका जुर्म ये था कि जिसने ये जेल बनवाई थी उसे उसकी बेटी से प्यार हो गया था, इसी वजह से उसे इस कैद खाने में हमेशा के लिए कैद करवा दिया गया, मगर कुछ ही टाइम के बाद में उसे वहां से छोड़ दिया गया। इसके पीछे का रीजन उसे नहीं पता था, लेकिन उसके पीछे का रीजन ये था कि उसकी रिहाई के बदले उसकी पत्नी ने, यानी कि ये जेल जिसने बनवाई थी ये उसकी बेटी थी, उसने वो जुर्म अपने सर पर लेकर अपने पति की रिहाई करवा ली और हमेशा के लिए यहाँ पर कैद हो गई। और फिर कुछ ही टाइम के बाद में उसे एक बच्चा हुआ। ये वही बच्चा था जिसने अंधेरी की दुनिया में जन्म लेकर इस जेल में कई साल बिताए और फिर वो एक दिन इस जेल को तोड़कर यानी कि इस पूरे कुएं से निकलकर भाग गया। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है बेन, जो कि अब एक रग्बी मैच के अंदर उस हॉल में पहुंचता है जहां पर काफी सारे शहर के लोग मौजूद होते हैं और तब वो वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा मैदान जमीन के नीचे धंस जाता है। ये वही सुरंगी होती है जो कि गौथम सिटी के नीचे चल रही होती है और अब पूरा का पूरा मैदान वहां से अंदर धंस चुका होता है। हर कोई इस बात को देखकर काफी डर जाता है, पूरे शहर के अंदर डर का माहौल होता है और फिर वो सभी के सामने आता है और उन्हें बताता है कि ये तो सिर्फ एक नमूना था, इससे भी बड़ा एक और न्यूक्लियर बॉम्ब अभी भी मेरे पास में है और इसकी चाबी आप में से किसी एक के पास में। अब मैं आपके सामने उस इंसान को लाने वाला हूँ जो इस बॉम्ब के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देगा। और फिर जो मूवी की स्टार्टिंग के अंदर हमें जो डॉक्टर पेवरल दिखाए गए थे वो उसे पकड़कर सबके सामने लेकर आता है। इसके पीछे उसका मकसद ये था कि शहर की टीवी न्यूज़ जितने भी कैमरास थे वो इस न्यूज़ को कवर करके इस पूरी दुनिया के हर एक कोने तक पहुंचा दे। और तब वहाँ पर बैन उसे कहता है कि इन सब लोगों को बताओ कि आखिर न्यूक्लियर पावर बॉम्ब को कौन रोक सकता है। तो पेवरल कहता है कि उसे सिर्फ मैं रोक सकता हूँ और सारी पब्लिक को इस बात की जानकारी देने के बाद में बैन उन्हें जान से मार देता है और फिर सभी पब्लिक को ये बताता है कि ये गौथम सिटी पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है, यहाँ पर जुर्म का बोलबाला है और अब मैं नहीं चाहता हूँ कि इस शहर के अंदर और जुर्म फैले। इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए मैंने एक उपाय सोचा है। मैं यहाँ पर ये बॉम्ब लेकर आया हूँ और इस बॉम्ब का रिमोट आप में से ही किसी एक के पास में है। अब इस जगह सिर्फ मेरे ही लोग होंगे, मेरे ही वकील होंगे और साथ ही सत्ता भी मेरी चलेगी। अगर आप में से किसी ने भी होशियारी करने की कोशिश करी तो वो इंसान जो आप में से ही एक है वो इस बॉम्ब को फोड़ देगा और इससे 6 मील की दूरी में जो भी आएगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं पर हमें वो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कि इस पूरी गैंग को रोकने के लिए वहां तक पहुंची थी, मगर उस बॉम्ब के फटने के कारण वहां की सभी सुरंगें पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब वहां से कोई भी पुलिस वाला नहीं निकल पाता। और अब इसी बात का मौका पाकर बेन वहां के सभी कैदियों को छोड़ देता है और साथ ही सब लोगों के अंदर ये दहशत फैला देता है कि जुर्म से लड़ने के लिए जुर्म ही काम आएगा, आप सभी को रोकने के लिए ये सभी कैदी हैं जो मेरा साथ देंगे। और अब उसकी ये बात सुनकर पूरी गौथम सिटी दहल चुकी होती है, हर किसी के मन में काफी डर बैठ चुका होता है। साथ ही अब गौथम सिटी के रोड भी जाम कर दिए गए होते हैं। वहां पर भी बेन के सभी आदमियों ने रास्ता रोक लिया होता है कि अगर कोई भी यहाँ से बाहर जाएगा तो उस पुल को भी उड़ा दिया जाएगा। और अब धीरे धीरे करके पूरे शहर में नाकाबंदी हो जाती है, कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकलता। और अब इस बात को धीरे धीरे करके टोटल 5 महीने बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अब बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन भी अब उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो 2 बार आगे भी बढ़ता है, वहां से कूदने की कोशिश करता है, मगर दोनों ही बार वो उसके अंदर असफल होकर नीचे गिर जाता है। तब वो वहां मौजूद कैदियों से पूछता है कि आखिर वो बच्चा यहाँ से कैसे निकला। तो उन्हीं में से एक जना जवाब देता है कि उस बच्चे के मन से डर खत्म हो चुका था। आज तक इस कुएं से, इस जेल से भागने की जिसने भी कोशिश करी उसके पास में हर बार एक रस्सी हुआ करती थी, जिसकी वजह से जब वो कूदते थे तो उन्हें पता होता था कि हम नीचे गिरकर मरेंगे नहीं। मगर जब वो बच्चा यहाँ से निकला तो उसके पास में कोई भी रस्सी नहीं थी, उसके मन में गिरकर मरने का डर ही नहीं था। इसी वजह से उसने वो छलांग लगाई
जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल पाया। अगर तुम्हें भी यहाँ से निकलना है तो तुम्हें अपने मन से उस डर को खत्म कर देना पड़ेगा। तुम्हें वो जुनून जगाना पड़ेगा जो तुम्हें एक लंबी छलांग के लिए काफी होगा। ये वो छलांग होगी जो तुम्हें जीत की ओर ले जाएगी। ये वो छलांग होगी जो तुम्हें इस कुएं से बाहर निकाल पाएगी, इस मौत की दुनिया से अलग कर पाएगी। और अब उनकी ये बातें सुनकर फाइनली ब्रूस वेन ये डिसाइड करता है कि वो किसी भी रस्सी का सहारा नहीं लेगा और अब वो चढ़ जाता है उस कुएं की उन दीवारों पर और फाइनली एक ऐसी जोर की छलांग लगाता है जो कि उसे उस पत्थर तक पहुंचा देती है जो उसे आगे का रास्ता दिखाने वाला था। और अब इसी के साथ ब्रूस वेन उस कुएं से, उस जेल से बाहर निकल आता है। यहाँ पर हमें एक शॉट दिखाया जाता है जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट का और साथ ही जिस जगह से शूटिंग हो रही थी उस जगह का नाम था जसवंत थड़ा। ये दोनों ही जगह मेरे माइंड में थी और काफी क्यूरियस था मैं इनके बारे में, इसीलिए मैं खुद वहां गया और मैंने इन दोनों जगहों को एक्सप्लोर भी किया। वहां से निकलने के बाद में अब सीधा ब्रूस वेन पहुंचता है लूसियस फॉक्स के पास में, जिसके पास में उसका एक बैट सूट होता है। अब यहाँ पर ब्रूस वेन लूसियस फॉक्स को कहता है कि अगर हमें बेन को पकड़ना होगा तो आपको उसके दल में शामिल होना पड़ेगा। इसी बात को सुनकर अब लूसियस उसके दल में शामिल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अब बैटमैन पहुंचता है कैट वुमेन यानी कि सलीना के पास में और उसे कहता है कि इस शहर से बाहर निकलने के जो भी रास्ते थे वो बेन ने पूरी तरीके से बंद कर दिए हैं। मेरे पास में अभी भी एक वेपन है जिसका नाम है बैट ब्लेड। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर काफ़ी सारे वेपन्स लगे हैं और उनमें अब भी इतना बारूद है कि अगर तुम उनसे ब्लास्ट करोगी तो बाहर जाने के रास्ते खुल जाएंगे और साथ ही वो पुलिस जो कि इन सुरंगों में पिछले 5 महीनों से दबी है वो भी बाहर आ पाएगी। तो सलीना उससे कहती है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो वहां पर बैटमैन उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरे पास में तुम्हारे यहाँ से निकलने की चाबी है, यानी कि मेरे पास में क्लीन स्लेट है। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सलीना उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री करती हूँ, मगर वहां से ब्लास्ट करके मैं निकल जाऊंगी, तुम्हारी और किसी बात में नहीं आऊंगी। और वहीं से सलीना बैट ब्लेड को लेकर निकल पड़ती है उन सभी सुरंगों को उड़ाने के लिए। और जैसे ही वो वहां पर ब्लास्ट करती है वहां से काफी सारे पुलिस वाले और जो शहर वाले दबे हुए होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं। और इसी बात का मौका पाकर अब बैटमैन की ताकत और बढ़ जाती है और अब वो तैयार होता है बैन से लड़ने के लिए। और अब हमें दिखाई जाती है इस कहानी की एक और तगड़ी फाइट जो कि अगेन बैटमैन और बैन के बीच में होती है। अब इस वक्त तक बैटमैन ने अपने आप को इस काबिल बना लिया था कि वो बेन से लड़ पाए। वो उसे खूब मारता है, खूब धोता है और फाइनली वो मोमेंट आता है जब वो उसकी जान लेने वाला होता है, मगर तभी उसे पीछे से एक चाकू आकर पड़ता है और जब वो मुड़कर देखता है तो वो चाकू मारा होता है मिरिंडा ने। अब यहाँ से कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है। जिस वक्त बैटमैन की कंपनी के पूरे शेयर्स बिक गए होते हैं तो बैटमैन की कंपनी को बचाने के लिए अब लूसियस फॉक्स ने उस कंपनी को बेच दिया होता है मिरिंडा को, क्योंकि वेन एंटरप्राइज के पास में एक ऐसी मशीन थी जो कि न्यूक्लियर पावर के साथ में इस पूरे शहर को बिजली दे सकती थी। मगर वो मशीन इतनी घातक थी कि अगर वो किन्हीं गलत हाथों में पड़ गई तो वो उसका मिसयूज करके एक बॉम्ब की तरह यूज कर सकते थे। और सेम चीज हुई भी थी, क्योंकि अब वो बॉम्ब जो कि उसकी इंडस्ट्री में था वो अब बेन के हाथों में था। तो बैटमैन मिरिंडा को पूछता है कि आखिर तुमने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया, तुमने हमारे साथ में विश्वासघात क्यों किया, मैंने तो तुम्हें अपनी कंपनी का सीईओ बना दिया था, तो फिर आखिर तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ी। तब वहां पर मिरिंडा इस कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील करती है और वो बताती है कि जेल से जो बच्चा भागा था वो लड़का नहीं, वो लड़की थी और उस लड़की का नाम था टालिया एल गुल और वो लड़की और कोई नहीं, वो मैं खुद थी। मेरे पिता की सजा मेरी माँ को काटनी पड़ी, मगर वहां पर मौजूद एक ऐसा शख्स था जिसे ये बात पसंद नहीं आई, उसका नाम था बेन और उसी ने मुझे वहां से भाग निकलने में मदद करी। और वो तुम ही थे जिसने मेरे पिता को मारा, इसीलिए अब मैं तुमसे उनका बदला लूंगी, मैं उनका अधूरा काम पूरा करूंगी। वो ये चाहते थे कि गौथम सिटी से जुर्म का नामो निशान मिट जाए और अब वो काम मैं करूंगी। और तभी वो वहां से रिमोट लेकर भाग जाती है। तब सीधा बैटमैन कैट वुमेन से कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, तुम जमीन पर ध्यान देना और मैं आसमान पर ध्यान दूंगा। और तब कैट वुमेन भी अपनी बैट ब्लेड के साथ में मिरिंडा का पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी ओर अब बैटमैन भी अपनी द बैट के अंदर बैठकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। ये सीन गाइस सीरियसली बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि इसके CGI, इसके VFX काबिल तारीफ थे। और फाइनली एक ऐसा मोमेंट आता है जहां पर बैटमैन अपनी चालाकी के साथ में उसका वो ट्रक रोक ही देता है जिसके अंदर वो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है। मगर तब मिरिंडा उनसे कहती है
कि मेरे पास में अब भी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट की एक मशीन है, तुम्हारे पास में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और 10 मिनट बाद में ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तब वहाँ पर बैटमैन ये डिसाइड करता है कि अगर इन 10 मिनटों के अंदर उसने इस न्यूक्लियर बॉम्ब को इस शहर से दूर नहीं किया तो यहाँ पर एक ऐसा विस्फोट होगा जो मासूम लोगों की जान ले लेगा, हर कोई मारा जाएगा। इसीलिए वो अपने द बैट के अंदर बैठता है और उस न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने साथ लेकर निकलने लगता है। लेकिन उससे पहले वहाँ पर कैटवुमन कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी मारे जाओगे। मगर तब बैटमैन कहता है कि शहर के लोगों से ज़्यादा मेरे लिए और कुछ कीमती नहीं है, और ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। उस न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर अब सिर्फ 1 मिनट बचा होता है और सब लोगों को लगता है कि अब पूरा शहर फटने वाला है, यानी कि अब हर कोई मरने वाला है। मगर थोड़ी देर के बाद के अंदर जब बैटमैन समुद्र की ओर पहुंच जाता है तो वहां पर एक जोर का धमाका होता है, जिसकी वजह से बैटमैन उसी में मारा जाता है। मगर मरने से पहले वो इस शहर को दहशत से दूर कर गया होता है। वहीं अंत में हमें दिखाए जाते हैं कमिश्नर गॉर्डन, जिनके पास के अंदर वो नोट्स पड़े थे। अब वो फाइनली जाके उन नोट्स को पढ़ते हैं और बताते हैं कि आज से 8 साल पहले हार्वी डेंट ने जो शहर के लिए किया वो उसने नहीं बल्कि बैटमैन ने किया था, और जो हार्वी डेंट के जुर्म थे वो भी बैटमैन ने अपने सर पर ले लिए। और अब उसकी एक नई मूर्ति इस गॉथम सिटी के अंदर बनाई जाती है जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। वहीं पर हमें ये दिखाया जाता है कि बैटमैन ने अपने सारे राज जॉन ब्लैक, जो कि एक पुलिस वाला था, उसे दे दिए थे। और अब जॉन ब्लैक वहां पर पहुंचता है जहां पर बैटमैन का खुफिया अड्डा और उसके सारे के सारे इक्विपमेंट्स थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एल्फ्रेड, जो कि छुट्टियों के अंदर एक होटल में चाय पीने जाया करते थे, उनकी हमेशा से इच्छा थी कि वो एक टेबल पर बैठकर चाय पिए। वही उनकी सामने वाली टेबल के ऊपर मास्टर वेन अपनी पत्नी के साथ में एंजॉय कर रहे हो। वो दोनों ही जानते होंगे कि हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, मगर ना तो एल्फ्रेड उनसे कुछ कहेगा और ना ही मास्टर वेन उनसे कुछ कहेंगे। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि उनकी अगली सीट पर अब फाइनली ब्रूस वेन अपनी पत्नी यानी कि सलीना के साथ में बैठे होते हैं। और इसी के साथ अब फाइनली ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी से जुड़े कुछ और फैक्ट्स भी हैं जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आपने मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखी होगी जो कि मैंने यूट्यूब की डीपी पर लगा रखी है। इसमें मैंने जो अपना बियर्ड स्टाइल रख रखा है वो मैंने सेम टू सेम बैटमैन द डार्क नाइट राइजेस से कॉपी करके किया था, क्योंकि ये मूवी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है। और साथ ही मेरे मोबाइल का जो कवर है ये मैंने पिछले 3 साल से यानी कि 2018 से लेकर 2021 से अभी तक चेंज नहीं किया है। ये कवर भी मैंने उन्हीं से इंस्पायर होकर रखा था। और जाते जाते ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने राव जोधा, मेहरानगढ़ और साथ ही जसवंत थाड़ा पर क्लिक करवाई थी। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं अपने चैनल पर स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी लेकर आने वाला हूँ। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।